बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट इफ 300 मिली एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में कि अगर उस इलेक्ट्रिक बल्ब में 300 मिली एम्पेयर का करंट 1 मिनट के लिए फ्लो करता है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस वक्त वहां से गुजरेंगे, यानी आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने होंगे। तो आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक हो गया। जो जो चीज़ें आपको गिवन है वो लिखेंगे आप। टाइम कितना गिवन है आपको, 1 मिनट। 1 मिनट को हम कर लेंगे 60 सेकेंड में, क्योंकि टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकेंड्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो करंट उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है 300 मिली एम्पेयर, वो भी आप गिवन डाटा में लिख लेंगे। जहाँ इन्होंने एंड पे लिखा है आप यहाँ स्टार्ट में ही लिख लेंगे। देन आप क्या करेंगे, आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टाइम। यहाँ से अगर मैंने Q निकालना हो तो टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी Q इज इक्वल टू आई टी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से पहले मैं टोटल चार्ज निकालूंगी। Q इज इक्वल टू आई टी, I इज इक्वल टू 300 मिली एम्पेयर है, तो 300 ऐसे ही लगा दिया। मिली की जगह आपने 10⁻³ पुट करना है। ठीक हो गया। और साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है, टाइम, जो कि है 60 सेकेंड्स। इस सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा 1800 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक हो गया। यानी कि आपके पास कितना चार्ज है, 18 कूलम का। क्योंकि ये जो 2 जीरोज हैं इसके साथ जब ये आप एडजस्ट करेंगे, सॉरी ये -2 है। ठीक हो गया। आंसर में क्या है, 1800 इंटू 10⁻²। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो ये आपके पास आंसर आ गया 18 कूलम। बट आपको पता है टोटल चार्ज किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू N इंटू ई करेंगे। यहाँ पे आपको Q की वैल्यू पता है क्या है, 18 कूलम। E आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से इन दो वैल्यूज को आपको पता है तो आप N निकाल सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, N इज इक्वल टू Q ओवर E कर देंगे। Q है 18, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस पूरे को जब आप स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.12 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर एक बल्ब में से 1 मिनट के लिए 300 मिली एम्पेयर गुजरता है तो इतने करंट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरे होंगे, 1.12 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड जो आपके पास प्रॉब्लम है वो है, अ चार्ज ऑफ 90 कूलम पासिस थ्रू अ वायर इन 1 आवर एंड 15 मिनट्स। आपको चार्ज बता दिया गया कितना है, 90 कूलम का, और कितने टाइम के लिए गुजर रहा है, 1 घंटा 15 मिनट के लिए। व्हाट इज द करंट इन द वायर। आपने वायर के अंदर इतने चार्ज और इतने टाइम के लिए करंट निकालना है। तो आप गिवन डाटा लिखेंगे, चार्ज इज इक्वल टू 90 कूलम, टाइम कितना है 1 आवर एंड 15 मिनट। आपने इस सारे को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकंड होता है। तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक हो गया। और 15 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, 15 को आप 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे जो आएगा उसको 3600 के अंदर आप ऐड करेंगे, आपके पास आंसर आ गया 4500 सेकेंड्स। यानी कि 1 घंटा 15 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 4500 सेकेंड। अब आपने करंट निकालना है। I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है। तो चार्ज आपको कितना दिया गया, 90 कूलम, इसकी जगह 90 पुट करते हैं। और टाइम कितना है आपने निकाला, 4500 सेकेंड्स। ठीक हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.02 एम्पेयर्स। उसको अगर आप इस पॉइंट को एडजस्ट करें, यहाँ एक जीरो खुद से लगा लें आप, तो 1 2 3 डिजिट्स मूव किए यानी -3 आएगा साथ,
और -3 किसके इक्वल होता है, मिली के इक्वल। तो करंट को आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 20 मिली एम्पेयर। यानी कि जब 90 कूलम का चार्ज किसी एक वायर में से 1 घंटा 15 मिनट के लिए गुजरेगा तो कितना करंट वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, 20 मिली एम्पेयर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब है जी प्रॉब्लम नंबर 3। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। आपको स्टूडेंट्स एक सर्किट बना के दिखाया गया है। 2 रेजिस्टर पैरेलल में लगे हैं, R1 R2 6 ओहम के हैं। तीसरा जो रेजिस्टर R3 है वो सीरीज में लगा हुआ है और एक वोल्टेज सोर्स है 6 वोल्ट का। ये सारी वैल्यूज इधर डाटा के अंदर उन्होंने लिख दी हैं। आपसे डिमांड की जा रही है कि इस सोर्स से इस सर्किट के अंदर कितना करंट ड्रॉ किया जा रहा है वो फाइंड आउट करना है, और फिर हर जो रेजिस्टर है उसके अंदर कितना करंट एग्जिस्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स, आपने सीरीज और पैरेलल रेजिस्टर जब किए, आपको पता है जो पैरेलल होता है इसके अंदर करंट डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज सेम रहता है, और जो सीरीज होता है जब रेजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं तब करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। ये बात आपने माइंड में रखनी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। अब जी जो R1 और R2 हैं ये दोनों लगे हुए हैं पैरेलल। तो जो 2 रेजिस्टर जो पैरेलल में लगे होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टर किस तरह से निकलता है, 1/R इक्विवेलेंट। मैंने स्टार्ट में ही R इक्विवेलेंट यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पे एंड पे आप लिखेंगे R इक्विवेलेंट, शुरू में आप इसका नाम रख लें R प्राइम। यानी इन 2 पैरेलल रेजिस्टर्स का जब आपने रेजिस्टेंस निकालनी है इक्विवेलेंट तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे 1/R प्राइम इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब R1 भी 6 ओहम का है, R2 भी 6 ओहम का है, दोनों की वैल्यूज पुट करें। इस पूरे का एलसीएम लें, एलसीएम क्या आएगा 2/6, इसको कैंसिल करें तो 1/3 आंसर आएगा। अब 1/R प्राइम अगर 1/3 के इक्वल है तो दोनों साइडों को रिवर्स करने से R प्राइम इज इक्वल टू होगा 3 ओहम। यानी कि इन 2 पैरेलल रेजिस्टर्स की वजह से यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही है वो है 3 ओहम की। अब अगर इन पैरेलल्स को मैं हटा के सिर्फ इधर एक ऐसे करके 3 ओहम की बना दूं इस सर्किट के अंदर तो वो भी ठीक होगा। यानी अब यहाँ पे टोटल कितनी रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही है, 3 ओहम की। अच्छा जी, रेजिस्टेंस आ गई 3 ओहम। नाउ R प्राइम एंड R3 आर इन सीरीज। अब इसकी वजह से जो टोटल रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और आपको पता है जब सीरीज में रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस किस तरह आएगी, दोनों की रेजिस्टेंसेस को ऐड करके। इस 3 ओहम को भी और इस 3 ओहम को भी जब आप ऐड करेंगे तो 6 ओहम आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट किस तरह निकालेंगे, R प्राइम प्लस R3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओहम। अब इस सर्किट के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही है वो 6 ओहम की रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही है, और बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की लगी हुई है। अब इस सर्किट के अंदर अगर मैंने करंट की वैल्यू निकालनी है तो करंट किस तरह निकलेगी, बाय ओहम्स लॉ I इज इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल पोटेंशियल ओवर टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल है 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस क्या है 6 ओहम। दोनों को जब आपने डिवाइड किया तो 1 एम्पेयर के इक्वल आ गया आंसर। यानी ये जो सर्किट है बैटरी में से, सोर्स में से जो टोटल करंट ड्रॉ कर रहा है वो कितनी है, 1 एम्पेयर है इस सर्किट के अंदर। अब आपने क्या निकालना है, इन दोनों रेजिस्टर और इन रेजिस्टर्स में से कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो पहले आप क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड R2 इज, R1 और R2 के अक्रॉस आपको पता है पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम रहता है लेकिन सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, इसलिए दोनों रेजिस्टेंसेस का आप अलग से पोटेंशियल निकालेंगे। तो आपने निकाला जी पोटेंशियल थ्रू R1 एंड R2 जो कि किसके इक्वल होगा, I R प्राइम के इक्वल होगा। I कितना है 1 एम्पेयर और R प्राइम की वैल्यू निकाली थी 3 ओहम। वो वैल्यू पुट की तो इन दोनों रेजिस्टर्स के बीच में इस वक्त जो पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है वो कितना है, 3 वोल्ट। ठीक हो गया। तो आप सबसे पहले निकालेंगे करंट थ्रू रेजिस्टर R1 निकाल लें या R2 निकाल लें। R2 से निकालेंगे तो उसको I2 कहेंगे, वो किसके इक्वल होगा, V प्राइम ओवर R2। V प्राइम की वैल्यू है जी 3, R2 की वैल्यू है 6। इसको जब आपने डिवाइड किया तो आंसर है 0.5 एम्पेयर, यानी R2 रेजिस्टर में से 0.5 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है। अब दूसरा रेजिस्टर भी सेम 6 ओहम का ही है और इसके साथ पैरेलल में लगा है, इसमें से भी
0.5 एम्पेयर का करंट ही गुजरेगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपको पता है पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है लेकिन सीरीज में करंट सेम रहता है। अगर इधर 0.5 एम्पेयर है, इधर भी 0.5 एम्पेयर है, ये पैरेलल में है, तो आगे जाके सीरीज में ये क्या हो जाएगा 1 एम्पेयर। अब आपने थर्ड रजिस्टर के अक्रॉस निकालना है करंट की वैल्यू। करंट थ्रू R3 इज इक्वल टू होगा जी, दोनों रजिस्टर की करंट्स को आप ऐड कर दें, 0.5 तो 1 एम्पेयर। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि इस सर्किट के अंदर जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो है 1 एम्पेयर। R1 में से 0.5 एम्पेयर, R2 में से 0.5 एम्पेयर और R3 में से 1 एम्पेयर का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ये था प्रॉब्लम नंबर 3। जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो टॉपिक रेजिस्टिविटी से रिलेटेड है। अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहते हैं आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर बार है आयरन की, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, आपको लेंथ विड्थ बता दी 2 सेंटीमीटर, और उसकी टोटल जो लेंथ है रेक्टेंगुलर बार की वो कितनी है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज 11 × 10⁻⁸ ओम मीटर। आपको रेजिस्टिविटी की भी वैल्यू दे दी गई, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इन वैल्यूज को एडजस्ट करेंगे एरिया और लेंथ की। स्टूडेंट्स, एरिया को आपने मीटर स्क्वायर में निकालना है क्योंकि लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर है। तो एरिया आपको दिया हुआ 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, यानी ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मैंने मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं 7 10⁻⁴ के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। ये मैंने 7 कर दिया है क्योंकि यहाँ कुछ अच्छी तरह से नजर नहीं आ रहा था। यानी एरिया अब आपके पास क्या हो गया 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और जो लेंथ ऑफ वायर है वो कितनी थी 40 सेंटीमीटर। उस 40 सेंटीमीटर को आपने क्या कर दिया है 100 पे डिवाइड किया तो वो किसके इक्वल हो जाएगी 0.4 मीटर के इक्वल हो जाएगी। अब एरिया और लेंथ को आपने स्टैंडर्ड यूनिट्स में कर लिया। रो यानी रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है 11 × 10⁻⁸ ओम मीटर। आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, आपको पता है R इज इक्वल टू रो L/A के इक्वल है। तीनों की वैल्यूज आप पुट कर दें। रो की क्या वैल्यू है 11 × 10⁻⁸। L जो लेंथ आई है आपके पास 0.4 मीटर आई है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 4 × 10⁻⁴। इस सारे फैक्टर को सॉल्व करने के बाद रेजिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर आयरन बार क्या आएगी आपके पास 1.1 × 10⁻⁴ ओम। तो ये थी जी आयरन बार की रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉब्लम नंबर 5। ये भी रेजिस्टिविटी से ही रिलेटेड है। हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। तो जो प्रॉब्लम नंबर 5 है वो है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर इज 0 डिग्री सेल्सियस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 1 × 10⁻⁴ ओम। कहते हैं कि अब फिर आपके पास एक आयरन की वायर है जिसकी 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 × 10⁻⁴ ओम रेजिस्टेंस है, यानी 10,000 ओम रेजिस्टेंस है इसकी 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर 0 से बढ़ा के 500 डिग्री सेल्सियस कर दिया है और आपसे पूछ रहे हैं अब रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी। साथ में आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ आयरन उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज 5.2 × 10⁻³ पर केल्विन हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिवन डाटा लिखेंगे। टेम्परेचर जो है T0 क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है। इस डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके अंदर 273 ऐड कर देते हैं, यानी 0 + 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन हो गया। और इस इधर लिखा हुआ है R0, यानी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या है गिवन है 1 × 10⁻⁴ ओम। ठीक हो गया। ये अगेन वही वैल्यू लिखी हुई है। अब आपने टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट किस तरह होगा,
टेम्परेचर T जो है 500 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो इसके अंदर 273 ऐड करें, ये होगा 773 केल्विन। ठीक हो गया। अल्फा आपको प्रोवाइडेड है 5.2 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। अब स्टूडेंट्स आप फॉर्मूला यूज करने से पहले डेल्टा टी निकाल ले। डेल्टा टी किसके इक्वल होगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर था 773 केल्विन और इनिशियल था 273 केल्विन। इसको जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो आया 500 केल्विन, यानी डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 500 केल्विन के इक्वल। अब स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट उन्होंने यूज किया हुआ। इस फॉर्मूला को कैसे ड्राइव किया इन्होंने? इस फॉर्मूला को उन्होंने ड्राइव किया यहाँ से, या इससे हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था चैप्टर के अंदर। तो आपको फाइनली तो यही याद होगा, मैं इससे आपको बता देती हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 ओवर R0 इंटू T। ये T फॉर टेम्परेचर है। ठीक हो गया। अब अगर हम क्या करें, हमने यहाँ से निकालना है RT यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हमने अगर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस सारे फैक्टर को इधर ले जाएं, ये हो जाएगा अल्फा R0 इंटू T इज इक्वल टू RT माइनस R0। इस R0 को भी इधर ले जाएं, ये इधर माइनस और इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, इन दोनों के अंदर R0 है, इसको कॉमन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा, अल्फा T प्लस 1 इज इक्वल टू RT। इस फॉर्मूला को अगर मैं एडजस्ट करके लिखूं, RT को इधर ले जाऊं, RT इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T इंटू R0 के इक्वल होगा। तो यानी ये फॉर्मूला आपको स्टूडेंट्स याद है, इससे आप ये आसानी से लिख सकते हैं। यही वाला उन्होंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक हो गया। अब RT यानी 500 डिग्री सेल्सियस पे आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी, उसको साइड पे रहने दिया। R0 की वैल्यू थी जी 10,000 ओहम, यानी 1 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 5.2 इंटू 10⁻³ इंटू 500 केल्विन टेम्परेचर। इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो एडजस्ट होके आ जाएगा 2.6 प्लस 1 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आंसर, और उसके साथ जब आप 1 इंटू 10⁻⁴ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी 3.6 इंटू 10⁻⁴ ओहम। तो ये था हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू एट 500 डिग्री सेल्सियस, यानी 3.6 इंटू 10⁻⁴ ओहम। तो ये थे आज के हमारे प्रॉब्लम्स। फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर चुके हैं। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 13 के।